हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी था पहले, अभी यूपीएसएससी हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल है। आप चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपको टेस्ट और आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं। अगर इसका टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेट्स बिगिन। हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ये ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है और ये आपके करंट अफेयर्स में है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखिए, हैती में क्या है कि अभी वहां भारतीय फंसे हुए हैं, वहां कुछ हिंसा वगैरह चल रही है, तो उससे जो इफेक्टेड भारतीय हैं उनको निकाला जा रहा है वहां से। अब हैती में क्या है कि हमारा भारत का है जो कोई राजनयिक मिशन नहीं है हैती में, लेकिन वहां पे जो हैती का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, डोमिनिकन गणराज्य का जो सेंटो डोमिंगो है, सेंटो डोमिंगो में जरूर वहां पे राजनयिक मिशन है और उस मिशन के माध्यम से ही हैती के जो मामले हैं उनको भी यही संभालते हैं। इसलिए ये चर्चा में है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ई 2025 पहल किससे संबंधित है? ई 2025 पहल किससे संबंधित है? अभी WHO ने, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उससे संबंधित है ई 2025। ये क्या है? इसमें 25 देशों को चुना गया है और 25 देशों में जो मलेरिया का संचरण है उसको रोकने के लिए ई 2025 पहल शुरू की गई है। ये WHO ने शुरू की है। जो 25 चयनित देश हैं उनमें मलेरिया से लड़ने के लिए ये शुरू किया गया है। दो 2025 तक 25 देश और WHO की ये पहल है। कई बार आप इसको लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है ये है माइक्रो प्रोसेसर। 1993 में जो पेंटियम है उसको इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर का जो उत्तराधिकारी है उसके रूप में पेश किया गया था, पेंटियम को। और इसमें पेंटियम को जो इंटेल है उसका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जिसको उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया था इसका? वो था 80486। ये माइक्रो प्रोसेसर का नेम था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है ये चार्ल्स मेटकाफ, इनको कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये 1835 से 1835 से और 1936 के बीच में, 20 मार्च 1835 से और 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और इन्होंने ही प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को पूछ लिया जाता है कई बार कि कब से लागू हुआ था, तो वो 15 सितंबर 1835 से लागू हुआ था। जो भी प्रतिबंध थे प्रेस पे वो सारे समाप्त कर दिए थे इन्होंने। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए और मिलान सही कौन सा है? इनमें से सही मिलान कौन सा है? देखिए, आर्टिकल 72 क्या है? प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर है, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति आर्टिकल 72 में है, ये सही है। आर्टिकल 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143 क्या है कि राष्ट्रपति को अगर कोई मामला है उसमें किसी विषय पे सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह देने का अधिकार है वो आर्टिकल 143 में है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 360
ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। आर्टिकल 148 टू 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की पावर्स और उनके क्या कार्य हैं उससे संबंधित है। ऐसा नहीं है, आर्टिकल 148 से 151 ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल और कैग दोनों अलग अलग है। एक है अटॉर्नी जनरल एजी, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में, और जो आर्टिकल 148 से 151 है ये सीएजी है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या काम है, क्या शक्ति है, जो कैग है वो है आर्टिकल 148 से 151, जबकि आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, कि भारत सरकार का एक मुख्य कानूनी सलाहकार होगा, वो अटॉर्नी जनरल होगा और वो सभी कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करता है अटॉर्नी जनरल एज पर आर्टिकल 76। तो इसमें फोर्थ है वो सही नहीं है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है। इलेक्शन के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो अभी आप तैयारी में लग जाइए, किसी ज्यादा अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। अब आयोग भी बन गया है, उसमें काम भी शुरू हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? देखिए, समवर्ती सूची क्या होती है? केंद्र का क्या अधिकार है, राज्य का क्या अधिकार है, वो पढ़ा होगा आपने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एक सूची है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही अपना आदेश वगैरह दे सकती है। एक सूची है जिसके तहत राज्य सरकार कानून बना सकती है। अभी जैसे CAA पास हुआ है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये लागू हो गया है। अब आपने देखा होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। ये हो सकता है एक पॉलिटिकल बयान हो या कुछ हो, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है कि वो इसको लागू नहीं करे, या किसी कोई दूसरे राज्य में कहा जाए कि वहां लागू नहीं करेंगे, ऐसा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है ये नागरिकता का मैटर है और ये केंद्र सरकार का मामला है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में समवर्ती सूची में जो 7वीं अनुसूची है उसमें है ये केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची। इसमें टोटल काफी सारे विषय दे रखे हैं, लगभग 97 के सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो समवर्ती सूची इनमें से कौन सी है? फॉरेस्ट है, ये समवर्ती सूची है। इसमें राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? हंटर आयोग का जो गठन किया था वो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का जो गठन किया था ये 1882 में किया था, 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1882 में ये हंटर आयोग की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसी को हंटर आयोग बोलते हैं। ये थे सर विलियम हंटर। और विलियम हंटर है ये जो वायसराय हुआ करते थे उस टाइम, वायसराय की जो काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद, उसके सदस्य थे। और इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो इसको देखा जाता है एजुकेशन रिफॉर्म से जोड़ के देखा जाता है इसको। बी इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षा सुधार के लिए हंटर कमीशन, हंटर आयोग। एक क्वेश्चन आपको कर्क रेखा से रिलेटेड पूछा जाता है और ये देखने को मिलेगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? आगे जैसे जैसे हम टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और भी जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें आप यहां से, इधर से और देखेंगे गुजरात से, तो ये इधर मिजोरम तक। गुजरात के बाद में ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद में झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये कुछ
8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें देखते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, चारों ही सही है। आगे कुछ सिटी देखेंगे जहां से नजदीक कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको एक करवाया भी जाएगा, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको करवा दिया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए, फिर जैसे एग्जाम डेट आएगा तो ज्यादा टाइम बचेगा नहीं आपके पास। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? देखिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई अदर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो चेयरमैन या जो अदर मेंबर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन उनको अपने पद से हटा कौन सकता है? उनको हटाने का काम राष्ट्रपति के पास है यह अधिकार। तो ये दोनों ध्यान रखना है, उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं और हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के पास है अधिकार। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? एक आपसे दिल्ली पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली है जो काफी टाइम से चर्चा में रही है। दिल्ली हमेशा से चर्चा में रहता है, जबकि ये कोई फुल स्टेट भी नहीं है, लेकिन मीडिया के चक्कर में ये हमेशा चर्चा में रहता है। अदरवाइज तो और भी स्टेट है इंडिया में, वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, कई बड़े स्टेट भी हैं, लेकिन वो उतने चर्चा में नहीं रहते जितना दिल्ली रहता है। तो और दिल्ली वैसे भी अभी काफी चर्चा में है, मुख्यमंत्री जेल में बैठा है। तो एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? ये कॉन्स्टिट्यूशन का 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये कब पारित किया गया था? 1991 में ये हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, और इसी के तहत दिल्ली को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जिस एनसीटी, इसकी स्थापना कब पूर्ण हुई थी? इसकी स्थापना 1992 में पूर्ण हुई थी, 1 फरवरी 1992 को। आगे और भी कोई पॉसिबल क्वेश्चन होंगे तो वो आपको करवाए जाएंगे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन किया था ये इंटरनेशनल डे, इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। किस लिए? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के जो इश्यू हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए या इसको प्रमोट किया जाए, उसके लिए ये शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन किया था इसको। और इसका जो कब सैंक्शन हुआ था? जो यूएन का एजेंडा था, यूएन का एक यूएन पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा था, जो आपने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसी में था ये। और उसी के तहत ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। स्टॉकहोम समझौते का संबंध किससे है? स्टॉकहोम जो समझौता है उसका संबंध किससे है? ये स्टॉकहोम समझौता है, ये एक स्थायी समझौता है, परमानेंट एग्रीमेंट है ये, और इसका उद्देश्य है जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण है उससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो कार्बनिक पॉल्यूटेंट है उससे रिलेटेड है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये स्टॉकहोम समझौता इससे रिलेटेड है। लकड़वाला फॉर्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए स्वीकार किया गया है? देखिए, लकड़वाला फॉर्मूला है ये एक्चुअली इससे पॉवर्टी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है ये। और इसमें इसका गठन कब किया गया था इसको देख लेते हैं। लकड़वाला समिति का गठन किया गया था 1993 में। ये जो कमेटी बनी थी लकड़वाला समिति, इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने, और प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए इसका नाम लकड़वाला कमेटी है। और 2011
आधिकारिक गरीबी रेखा 1993 की जो लकड़वाला कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसके बेस पे 2011 में इसकी कुछ रिकमेंडेशन लागू की थी गवर्नमेंट ने। अब उसमें क्या था कि इसमें कहा कि गरीब कौन है। गरीब वो है जो औसत ऊर्जा अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, वो गरीब है, ये लकड़वाला कमेटी ने कहा था। अब इसमें जो ये शहरी गरीबी है इसका क्या मापदंड है, जो इंडस्ट्रियल लेबर है, औद्योगिक श्रमिक, उनका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, इस बेस पे ये स्वीकार किया गया था। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, इसमें नोट्स मिलते रहेंगे। रिमोट REMOT योजना भारत के किस उद्योग से संबंधित है? ये योजना है इसका जो फुल फॉर्म है ये है रिजुवेनेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ द कॉयर इंडस्ट्री। कॉयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। रिजुवेनेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ द कॉयर इंडस्ट्री। अब कॉयर उद्योग से संबंधित है, लेकिन ये कॉयर उद्योग है क्या चीज? ये नारियल का जो प्रोडक्शन होता है, नारियल से संबंधित उद्योग है। ये सब भारत के जो पुराने उद्योग है उनमें से एक ये भी रहा है। कॉयर भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, और ये देश में जो मेन प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, केरला हो गया, ये कोस्टल वाले ज्यादा हैं इसमें। गोवा, आसाम, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, जो इनका काफी रोल है इसमें इंडियन इकोनॉमी में। और ये डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये योजना जरूर ध्यान रखिएगा। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर और लोगों का हाल ही में अनावरण किया है। तो 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर क्या है, ये ध्यान रखना आपको। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डाइवर्सिटी है, क्षेत्र की जैव विविधता अलग अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही ये नाम रखा गया है। ये सीन ए सी क्या है? इसको शान भी कहा जाता है, शान। ये एक हिम तेंदुआ है, जो हिम तेंदुआ को ये आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। ये लोगों जो इंडियन फ्लैग है, भारतीय तिरंगा, और जो लद्दाख के प्रतीक है उनको एकीकृत करके बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना आपको। अभी जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल होंगे 2024 के, उनका शुभंकर सीनेशी या आपको शान भी मिल सकता है ऑप्शन में। लद्दाख से रिलेटेड है, हिम तेंदुआ है ये, उसके नाम बेस पे रखा गया है। इससे पहले देखिए, एक उज्ज्वला एक गौरैया ये अनावरण किया गया था। खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुए थे 2023 के, उसका आधिकारिक शुभंकर क्या था? उज्ज्वला एक गौरैया। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जारी किया था। तो वो शुभंकर था तितली के आकार में। जो एक तो अभी हम पढ़ रहे हैं शीतकालीन खेलो इंडिया 2024। इसके बाद मैंने बताया आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, उसका था उज्ज्वला एक गौरैया। अब हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। यूनिवर्सिटी गेम्स में जो शुभंकर था वो एक तितली के आकार का था, और वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको जारी किया था, जो है अष्टलक्ष्मी। इसके पहला संस्करण कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन 2020 में 2020 में उड़ीसा में हुआ था, ओडिशा में। और इसका दूसरा एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का हुआ था बेंगलुरु में 2022 में, कर्नाटक में। और इसका जो तीसरा एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, इसके तीसरे एडिशन में जो शुभंकर है उसका नाम क्या रखा गया है? जीतू। या उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए ये बताया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का जो शुभंकर है उसका नाम जीतू रखा गया है। और ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है
स्वैम्प डियर, बारहसिंगा, उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये जीतू रखा गया है। उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। उज्ज्वला, एक गोरैया, पैरा गेम्स 2023, अष्टलक्ष्मी ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का था। जीतू यह भी जो 3rd एडिशन है उत्तर प्रदेश में, उसके नाम पे रखा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। केंद्र सरकार ने बिहार के दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में भारत रत्न देने की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर किस समुदाय से है? देखिए, अभी रिसेंटली कई लोगों को है जो जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, उन लोगों को भारत रत्न दिया है। चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हैं, LK आडवाणी हैं, स्वामीनाथन हैं, इनको दिया है। अब कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के हैं, इनको जननायक कहा जाता है। जो ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, हालांकि ज्यादा टाइम, लंबे टाइम नहीं रहे, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछड़ी जाति के नेता भी इनको माना जाता है, जो लगभग 1980s के दौर में, 70s के दौर में इनका काफी रहा है राजनीति में। ये इनका संबंध है नाई समुदाय से। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 पोएम 3, इसका परीक्षण किसने किया है? साइंस एंड टेक सिलेबस में है, हमारे करंट अफेयर्स में है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो पोएम 3 है, यह इसको ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 कहा जा रहा है। पोएम 3 पृथ्वी के वायुमंडल में ये पूरे सक्सेसफुल इसने प्रवेश किया है, और एक काफी बड़ी उपलब्धि है, काफी बड़ा अचीवमेंट है। इससे क्या है कि उस क्लास में, उस कक्षा में कोई मलबा नहीं बचा है, ये कहा है इसरो ने, ये इसरो का है। और ये कौन सा है? PSLV। इसरो ने ये PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 लॉन्च किया था, इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया था। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना, इसको क्या कहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से सीखना, उनका प्रशिक्षण के प्रोग्राम का प्रतिपादन करना, इसको ई-लर्निंग कहा जाता है। EDI का पूरा नाम क्या है? EDI का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? EDI है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। ये A आएगा, इसका B नहीं आएगा। इंटरचेंज है, ये एक्सचेंज नहीं है, B मान लेते हैं इसका, लेकिन ये इंटरचेंज है। टाइपिंग में हो जाता है कई बार इशू। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये एक्चुअली जो संगठन है उनके बीच में एक जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आदान प्रदान करता है। जैसे आप समझेंगे तो जो डेली कमर्शियल एक्टिविटी है उनमें जैसे चालान है, कोई खरीद है, आदेश है, या कोई शिपिंग फॉर्म है, उस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आदान प्रदान की व्यवस्था इसी EDI में होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई बात है, कोई भी क्वेरी है, कोई इश्यू है, पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।